हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम न्यूज बाय जेके में। तो दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए दोस्तों बीपीएससी से रिलेटेड या फिर कोई भी अदर स्टेट पीसीएस का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और इस एग्ज़ाम में अगर निबंध पूछा जा रहा है तो ये निबंध का हमारा दूसरा लेक्चर है। और यह जो दोस्तों सामाजिक मुद्दे पर आधारित है, टॉपिक का नाम है स्वच्छ भारत का सपना जन जागरूकता से ही संभव है। तो इस मुद्दे पर दोस्तों, इस टॉपिक पे आज हम पूरा निबंध इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। ये दृष्टि के जो बुक में दिया हुआ है दोस्तों, जो कि सारा क्वेश्चन ये जो है यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आप लोग को करवाया जा रहा है। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि यही सब में से कोई भी टॉपिक उठा करके बीपीएससी पूछ सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और स्वच्छ भारत का सपना जन जागरूकता से ही संभव है, इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो टॉपिक है हम लोगों का स्वच्छ भारत का सपना जन जागरूकता से ही संभव है। देखिए कैसे लिखा गया है इसे, आइए समझते हैं किस तरीका से भूमिका लिखना है, किस तरीका से लिखा जाता है। आइए हम उसे देखते हैं। एक मशहूर शायरी जो है बशीर बद्र ने जो लिखा है, उन्हीं की एक मशहूर पंक्ति लेकर के इन्होंने निबंध की स्टार्ट की है। क्या है पंक्ति, देखिए। मका से क्या मुझे लेना, मका तुमको मुबारक हो, मगर यह घास वाला रेशमी कालीन मेरा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, कितनी अच्छी पंक्ति है कि मका से मुझे क्या लेना, मका तुमको मुबारक हो, मगर यह घास वाला रेशमी कालीन क्या है, मेरा है। तो दोस्तों, इस पंक्ति से जो है शुरू किया गया है। यह बशीर बद्र की पंक्ति है। बड़े बड़े भवनों की दुनिया से दूर सुकून घास वाले रेशमी कालीन में ही मिलता है, परंतु आज जब हम आसपास के परिवेश पर नज़र डालते हैं तो यह रेशमी कालीन दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। रेशमी कालीनों पर कूड़ों के ढेर लदे हैं, चारों तरफ भिन भिनाती मक्खियाँ, सड़कों के किनारे मल मूत्र की गंदगी बिखरी हुई है। देख सकते हैं किस तरीका से लिखा गया है। इस लाइन को लेने के बाद किस तरीका से स्टार्ट किया गया है कि जो पढ़ने वाला हो उसे कितना मज़ा आएगा पढ़ने में। तो देख सकते हैं आप, कंपनियों से निकलता धुआं हमें सांस लेने नहीं दे रहा है, वाहनों की चीखती चिल्लाती आवाज़ें हमें बहरा बना रही है, सुंदर जल के प्रवाह वाली पवित्र नदियाँ की धारा मंद पड़ गई है, क्योंकि उन नदियों में हमने अपने कूड़े कचरे फेंके हैं। कंपनियों का जहरीला प्रदूषण हमारी प्राण वायु का हरण किया जा रहा है। भला इस प्रदूषित माहौल में हम स्वस्थ जीवन का सपना कैसे देख सकते हैं। आज बढ़ते शहरीकरण की वजह से भारत जैसे विकासशील देशों में कचरा प्रबंध एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है। मतलब कचरा का जो प्रबंधन है वह भारत में एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर कर आया है। कचरा के आप देखेंगे कहीं कहीं बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ लग जाता है, कहीं पे बहुत बड़ा बड़ा टीला जम जाता है। तो कचरा का प्रबंधन जो है सही तरीक़ा से नहीं किया जा रहा, तो यह भी एक समस्या इन्होंने दिखाया है इसमें। हमने अपने शहरों के पास कचरों के पहाड़ खड़े कर दिए हैं। इन खतरनाक पहाड़ों की ऊंचाई और चौड़ाई में दिनों दिन इजाफा ही हो रहा है, क्योंकि देश में प्रतिदिन 1,60,000 मीट्रिक टन कचरा पैदा होता है। तो देख सकते हैं यहाँ इन्होंने मतलब एक डाटा का भी प्रयोग किया है ना। तो 1,60,000 मीट्रिक टन, तो इसे आप लिख करके रख सकते हैं। अभी के जो डाटा है उसे आप देख सकते हैं कितना कचरा जो है लगभग प्रतिदिन उत्पादित हो रहा है हमारे देश में, तो उसे आप लिख सकते हैं अपने निबंध में। देश की राजधानी दिल्ली में 1950 से लेकर आज तक 12 बड़े कचरे के ढेर बनाए जा चुके हैं, जो 7 मंजिलें तक ऊंचे हैं। कभी आप जब दिल्ली से चंडीगढ़ वाले रूट में जब जाइएगा तो देखिएगा इतनी बड़ी बड़ी ऊपर में, मतलब कम से कम 12-14 मंजिला ऊपर तक जो है कचरा का ढेर पड़ा हुआ है। और उस पर जो बुलडोज़र होता है वो उस पर जाके काम कर रहा है, कचरा को फैला रहा है, ताकि कचरा और इस पर गाड़ियाँ चढ़ सके आसानी से और कचरा लाया जा सके। तो ऐसा स्थिति है हमारे देश में। तो वही बोल रहा है कि 1950 से लेकर आज तक 12 बड़े कचरे के ढेर बनाए जा चुके हैं, जो 7 मंजिलों तक ऊंचे हैं। बड़े बड़े महानगरों में दूर से दिखने पर जो खूबसूरत पहाड़ से नज़र आते हैं, वे दरअसल हमारी गंदगियों के विशालकाय संग्रह स्थल ही है। मुंबई का सबसे बड़ा कचरा संग्रह 110 हेक्टेयर में फैला देवनारा कचरा स्थल है। देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे
मुंबई का एक स्थल का नाम बताते हुए देवनारा का जिक्र किया है। देवनारा कचरा स्थल है, यहाँ पर 92 लाख टन कचरे का ढेर लग चुका है। दिल्ली को दुनिया में प्रदूषण की राजधानी घोषित किया जा चुका है। देख सकते हैं आप, ऐसा समय आ गया है कि हम स्वच्छता को लेकर जागरूक हो जाएं, नहीं तो हमारी ज़िंदगी प्रदूषण के पर्यावरण में रहकर बीमारियों का केंद्र बन जाएगी। जहाँ तक बात जन जागरूकता की है तो सफाई जैसे मुद्दे को लेकर जन जागरूक है, इससे कोई संदेह नहीं है। जन यानी वह सामान्य तबका जिसे हम आम आदमी के नाम से जानते हैं। अगर स्वच्छता के प्रति कोई सबसे अधिक गैर जिम्मेवार है तो वे अभिजन जो खुद के कुलीन होने का दंभ पालते हैं, जो साफ सफाई को सबसे घटिया काम मानते हैं, वे अभिजन जिनका काम सिर्फ गंदगी फैलाना है, साफ सफाई जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य को हे दृष्टि से देखने वाली सामंती मानसिकता आज भी सफाई कर्मचारियों को सम्मान देने को तैयार नहीं है। तो आज भी बहुत सारे जो सामंती मानसिकता के लोग हैं वह आज भी अगर सफाई कर्मचारी को देखते हैं तो उन्हें नीची नज़रों से देखते हैं, उन्हें हीन भरी भावनाओं से और हीन भरी नज़रों से देखते हैं कि ये तो कचरा साफ़ कर रहा है, इसकी क्या की हैसियत होगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोचें कि अगर वो कर्मचारी नहीं हो, वो अगर सफाई कर्मचारी नहीं हो तो हम कभी भी साफ़ सुथरे माहौल में नहीं रह सकते हैं। हमारे चारों तरफ हमेशा गंदगी ही गंदगी नज़र आएगा। तो हमें चाहिए कि हमारी जो सफाई कर्मचारी हैं, कम से कम अगर हम सफाई नहीं कर सकते हैं तो जो कम से कम सफाई कर रहे हैं उन्हें तो कम से कम प्रोत्साहन दें, उन्हें तो कम से कम अच्छी से बात करें, उन्हें हीन भावना से तो कम से कम नहीं देखें। तो ये पॉइंट जो है इसमें लिखने का प्रयास किया गया है, आप देख सकते हैं, ताकि लोगों में उनमें भी, सफाई कर्मचारी में भी एक आत्मसम्मान का भाव हो, उनमें भी लगे कि नहीं हम भी कुछ कर रहे हैं देश के लिए। तो ऐसा नहीं कि उन्हें हीन भावना से देखना चाहिए। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, ये स्वच्छ भारत का जो सपना हमने देखा है यह पूरा होने वाला नहीं है। आगे चलते हैं। आगे है कि आज भी एक बड़ा तबका सरकार द्वारा गैर कानूनी घोषित किए जाने के बावजूद अपने सिर पर मैला ढोने को अभिशप्त है। हमारे समाज में साफ सफाई के काम को बहुत ही नीच नज़रों से देखा जाता है। आज भी यह एक जातिगत पेशा ही बना हुआ है। अपने घर की गंदगी की पड़ोसी के दरवाजे पर फेंक कर हम कितना भी स्वच्छ होने का दम क्यों न भर लें, मगर सच यही है कि यूज एंड थ्रो की इस संस्कृति में हम पूरी प्रकृति को बीमार बना रहे हैं। मन भी गंदा और आसपास का वातावरण भी। ऐसे में हमारे द्वारा स्वच्छ और सुंदर दिखने के तमाम प्रयास हमारे भ्रम मात्र हैं। तो यहाँ लिख करके बताया गया है कि आप जो कपड़े नए नए पहन लेते हैं, कपड़े से आप साफ सुथरा दिखने का जो प्रयास करते हैं, लेकिन आप अपने आसपास में जो कचरा फैलाते हैं, अपना कचरा अपने पड़ोसी के दरवाजे पर फेंक देते हैं, तो उससे क्या लगता है कि आपका घर साफ़ हो गया? ऐसा कुछ नहीं है। एक हवा चलेगी या फिर उसमें से जो गंध निकलेगा उस कचरे से, क्या वो आपके घर को प्रदूषित नहीं करेगा? क्या आप एक साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेने से आपकी जो वातावरण है वो साफ़ हो जाएगी? क्या आप साफ वातावरण में घूम पा रहे हैं? क्या वह कपड़ा जो साफ़ सुथरा जो कपड़ा पहनते हैं आप नहाने के बाद, क्या वह ये जो वातावरण दूषित हो रहा है, उस दूषित वातावरण से वो कपड़े आपको बचा पाएंगे? तो किस प्रकार से इसमें लिखा गया है ताकि पढ़ने वाले के मानसिकता में ये बात समझ में आए कि नहीं, कि स्वच्छता को एक बहुत ही विशेष महत्व दिया गया है इस निबंध में। देखिए, भीष्म साहनी के महत्वपूर्ण उपन्यास तमस में एक प्रसंग है जहां शहर के एक मुस्लिम मोहल्ले में कुछ उच्च जाति कार्यकर्ता गांधी जी के निर्देशन पर सफाई के काम करने पर निकलते हैं। इसमें से एक कार्यकर्ता मास्टर रामदास दिन की रोशनी में झाड़ू हाथ में लेकर साफ सफाई करना अपनी ब्राह्मण जाति की तौहीन बताता है। तो देख सकते हैं, ये एक तमस नामक उपन्यास है ना। इसका एक प्रसंग लेते हुए इन्होंने बताया है कि गांधी जी के कार्यकर्ता रहते हैं जिनका नाम मास्टर रामदास होता है। वे दिन की रोशनी में हाथ में लेकर साफ सफाई करने के लिए झाड़ू लेकर निकलना ब्राह्मण जाति की क्या मानते हैं? तौहीन मानते हैं। उसकी हिचकिचाहट और नाराज़गी पर एक दूसरा कार्यकर्ता शंकर कहता है, मास्टर जी हमें प्रचार करना है, कौन कौन सचमुच की नालियाँ साफ करनी है।
तो देख सकते हैं यहाँ पे ये पंक्ति लिया गया है। शंकर के इस कथन से में हम आधुनिक समाज की उन विसंगतियों को देख सकते हैं जहाँ प्रतीकों की राजनीति चरम पर है। समाज में हमारे माननीय सफाई तो कर रहे हैं, जो कि एक प्रशंसनीय कदम भी है, परंतु यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि सफाई का यह कार्य महज दिखावा मात्र बनकर न रह जाए। भारत में अपशिष्ट या कचरे का आयतन 62 मिलियन टन के वर्तमान स्तर से बढ़कर 2030 तक लगभग 150 मिलियन टन होने का अनुमान है। हमारी सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है और गांधी जयंती के इस कदम की शुरुआत भी हो चुकी है। तो आप लोग जानते हैं कि गांधी जयंती जो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, उनके जन्म दिन के अवसर पर ही स्वच्छ भारत मिशन मतलब का शुरुआत मोदी जी के द्वारा किया गया था। तो ये पंक्ति इन्होंने कोट किया है इसमें, और लिखते हैं कि धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हमारे समाज के हर वर्ग में साफ सफाई के प्रति सकारात्मक बदलाव आ रहा है। और दोस्तों ये बदलाव आना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने वातावरण को, अपने आसपास को अगर साफ़ सुथरा नहीं रखते हैं तो वो आने वाले समय में हमें ही बीमार करने वाला है। तो कहीं ना कहीं इससे हमें एक ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है कि हमें अपने घर की जिस तरीके से साफ़ सफाई करके साफ़ सुथरा रखते हैं, उस तरह से अपने आसपास को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अब कहीं भी कूड़ा फेंकने से पहले हमारे हाथ थम जाते हैं और उसे कूड़ेदान में फेंकते हैं। आसपास की मलिन बस्तियों में जहां साफ सफाई करने वाला एक बड़ा तबका गंदगी के बीच रहने को अभिशप्त था, वहां भी नेताओं, अभिनेताओं तथा सामान्य जनों द्वारा साफ सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं। हमें यह प्रयास करना है कि सफाई एक संस्कार बन जाए तथा सरकार के साथ ही साथ हम भी इस दिशा में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। साफ सफाई भला किसे अच्छा नहीं लगता। एक स्वच्छ वातावरण में ही हम स्वच्छ और समग्र रूप से विकसित जीवन का सपना देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप देखते होंगे कि जैसे अगर आपका घर है, अगर उसे आप साफ़ सुथरा से रखते हैं, या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप पढ़ाई करते हैं, तो आप जिस जगह पे बैठ के पढ़ते हैं, जो आपका स्थान होता है, अगर उसे साफ़ सुथरा रख करके व्यवस्थित ढंग से सारे बुकों को, सारे कॉपियों को रख करके अगर वहाँ पढ़ाई करने बैठते हैं तो पढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा मन लगता है। वहीं अगर जैसे तैसे बिखरा हो सारा चीज़ तो पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता और ध्यान हमारा भटकते रहता है। तो साफ़ सफाई बहुत ही ज़रूरी है। उसी प्रकार से हमारे जो मोहल्ले हैं, हमारा जो आसपास के जगह है, उसे साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और कचरा दोस्तों हमें जहाँ तहाँ नहीं फेंकना चाहिए। अगर कूड़ेदान हो तो हमेशा कचरा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। हरियाणा और उत्तराखंड के एक शादी समारोह की यह खबर प्रेरित करने वाली थी, जिनमें यह उल्लेख था कि दूल्हे को उपहार स्वरूप पेड़ पौधे दिए गए। दूल्हे दुल्हन ने सफाई भी की और वृक्षारोपण भी किया। ऐसे संस्कार उन शादी समारोह और पर्वों की संस्कृति के बीच आत्मिक संतोष प्रदान कर जाते हैं, जहां पर पटाखे जलाने से लेकर बंदूकों की फायरिंग तक इतना प्रदूषण किया जाता है कि पूरा वातावरण धुएं से भर जाता है। दिवाली, होली जैसे त्योहारों पर जितना जल और वायु तथा ध्वनि प्रदूषण होता है, जो कूड़े का ढेर लगता है, वह पूरे वर्ष होने वाले प्रदूषण से भी अधिक है। हम देवी देवताओं की मूर्तियों को नदियों में फेंककर उन्हें दूषित कर रहे हैं। भला नदियों का गला घोंटकर हमें कौन सा मोक्ष मिलेगा? यह भी समझने का वक्त आ गया है कि शवों को नदियों में फेंककर हम अपने ही नर्क के द्वार तैयार कर रहे हैं। यमुना लगभग मर चुकी है तथा गंगा भी अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। तो नदियों के बारे में देख सकते हैं यहाँ किस तरीक़ा से लिखा गया है कि यमुना जो है लगभग मरने के कगार पे है। जो यमुना में हम गंदगी फैला रहे हैं, जो पूजा पाठ के नाम पे हम मूर्तियों का विसर्जन करते हैं नदी में, जिससे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में गंदगी फैलती है। और साथ में हम जो लाश जो होती है, जो मरने के बाद जो शव होता है, जो गंगा में या फिर यमुना में लोग कहते हैं कि नदियों में प्रवाहित कर देना चाहिए, इन्हें जलाना नहीं चाहिए या फिर इन्हें दफनाना नहीं चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। उससे हमारा जहाँ तक जो है नदी दूषित होते जा रही है, और उसी नदी के पानी के अगर हमारा जानवर कोई पी रहा है तो जानवर भी मर जा रहा है, या फिर उससे बहुत सारे पशु और पंछी भी बीमार हो रहे हैं। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं बहुत ही नुकसानदायक है। तो इसे जो है इसमें लिखने का प्रयास किया गया है। और अगर सरकार तथा जनता दोनों की तरफ से गंभीर प्रयास नहीं किए गए
तो वह भी बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी। तमाम छोटी नदियां तो हमारे कूड़े कचरे और कल कारखानों के प्रदूषण द्वारा नाला बन चुकी है। अगर आप भी अपने गांव में देखते होंगे दोस्तों, अगर पहले से कोई नदी थी जो बाढ़ के दिनों में बहुत उफान पे रहती थी, आजकल आप देखते होंगे कि उसमें बाढ़ के दिनों में, बरसात के दिनों में भी पानियाँ न के बराबर आती है। वह नदी नहीं बल्कि एक नाला बन के रह चुका है। तो यही जो है इसमें लिखने का प्रयास किया गया है। अब हवाई बातों से इतर सचेत होने का समय आ गया है। सरकार द्वारा शुरू की गई नदी जोड़ो परियोजना तथा नमामि गंगे मिशन इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो ये जो है परियोजना के बारे में यहाँ लिखा गया है कि नदी जोड़ो परियोजना और नमामि गंगे जो मिशन है, ये एक महत्वपूर्ण कदम है हमारे वातावरण को स्वच्छ करने में और हमारे नदियों को स्वच्छ करने में। परंतु बिना जन भागीदारी के, बोला बिना मनुष्यों के भागीदारी के, बिना आम जनता के भागीदारी के इतनी भी सफलता संदिग्ध ही है। मतलब कि अगर आम आदमी जब तक जागरूक नहीं होगा, वे नहीं समझेंगे, जब तक सरकार कितना बड़ा कदम भी उठा ले कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आम आदमी को, आम व्यक्ति को जागरूक होना होगा, मतलब कचरे फैलाने को लेकर या फिर गंदगी फैलाने को लेकर, कि जिससे उन्हें ये पता होना चाहिए कि अगर आज हम गंदगी करते हैं तो कल हमारे बच्चे ही बीमार होंगे, हम ही बीमार होंगे, क्योंकि हमारा जब वातावरण दूषित रहेगा तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए जन जागरूकता ही सबसे बड़ा माध्यम है। जहां हम संभावित खतरों की तरफ जन सामान्य का ध्यान खींच और जनसभाएं भी की जानी चाहिए। सरकार को इसके लिए बौद्धिक तथा व्यवहारिक दोनों प्रयास करने होंगे। तो देख सकते हैं ये सुझाव यहाँ देने के प्रयास किए हैं ना इस निबंध में, जिससे कि निबंध यही मतलब कि आपसे खोजता है कि आप क्या उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, जो भी टॉपिक दिया गया है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, किस तरीक़ा से वो जो समस्या है उसे किस तरीक़ा से दूर किया जा सकता है, क्या क्या समस्या है, तो सारा कुछ इसमें देख सकते हैं दर्शाया गया है। तो इससे आप पॉइंट वाइज जो आपको अच्छा लगे, ये 1200 से 1500 वर्ड में है दोस्तों निबंध, तो इसमें से 700 से लेके 800 वर्ड जो आपको अच्छा लगे, पहले तो आप इसे 1-2 बार इसे 1500 से 2000 वर्ड को ही पढ़ें। फिर इसमें से आपको लगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, उस लाइन को आप छाट के 700 से 800 वर्ड में आप अपना निबंध इस पर अलग से एक नोट फेयर कॉपी में आप तैयार कर सकते हैं, जिससे कि जाते वक्त आप आसानी से फिर इसे लिख पाएँ। तो वही बोला गया है कि संदिग्ध है, बोल रहा जन भागीदारी के कर सके जागरूकता फैलाने के लिए अखबार, टेलीविज़न, रेडियो प्रमुख माध्यम हैं। स्वच्छता की जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक और जनसभाएं भी की जानी चाहिए। सरकार को इसके लिए बौद्धिक तथा व्यवहारिक दोनों प्रयास करने होंगे। यहाँ तक कि कड़े कानूनों का भी प्रावधान किया जाना चाहिए। खासकर कल कारखानों द्वारा होने वाले प्रदूषण के लिए दुनिया के कई विकसित देश में सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाता है। बहुत सारा जो विकसित देश है, अगर आप सार्वजनिक स्थल पे गंदगी फैलाते हैं तो आपको कड़ी से कड़ी वहाँ सज़ा भी दी जाती है, कड़ा से कड़ा जुर्माना भी लिया जाता है। देख सकते हैं आगे उन्होंने बताया है कि अमेरिका में इसके लिए $500 का अर्थदंड व सार्वजनिक सेवा का प्रावधान है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड में भी इसके लिए दंड की व्यवस्था है। सरकारों द्वारा शैक्षणिक स्तर पर ऐसे पाठ्यक्रम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे कि स्कूली स्तर से ही छात्र साफ सफाई के प्रति जागरूक हो सके। ज़्यादातर गंभीर बीमारियों की जड़ गंदगी ही है, जो हमारे खान पान से लेकर हमारे रहन सहन तक में शामिल है। ग्रामीण भारत के अधिकतर घरों में शौचालय का न होना तमाम बीमारियों का और गंदगी का प्रमुख कारण है। तो इन्होंने बताते हुए इन्होंने कहा है कि स्कूल में जो हमारा पाठ्यक्रम होता है उसमें साफ़ सफाई से रिलेटेड, स्वच्छता से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। उसके बारे में बताया जाना चाहिए कि अगर आप स्वच्छ नहीं रहते हैं, अपने वातावरण को स्वच्छ नहीं रखते हैं, तो आप किन किन बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, कैसे आप जो है एक अच्छा लाइफ नहीं जी सकते हैं, ये बोला गया है। और साथ में ही बताया गया है कि अभी तक भारत के जो गांव वाला एरिया है उसमें शौचालय बहुत सारे में नहीं है और लोग खुले में शौच करते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं बीमारियां फैलती है बहुत ज़्यादा, जिससे कि गांव के लोग अभी भी बीमार पड़ते रहते हैं। तो
इसके लिए भी प्रयास किया गया है सरकार के द्वारा, जैसे कि अभी शौचालय बनवाया गया था बहुत सारे, तो देख सकते हैं उस आंकड़े के बारे में भी जिक्र किया गया है। एक आंकड़े के अनुसार लगभग 65% ग्रामीण भारत में आज भी शौचालय नहीं है। यह समस्या सबसे अधिक महिलाओं के लिए है, जिनकी यह मजबूरी है कि सूरज के उजाले के पहले ही वह इस कार्य से निवृत्त हो लें। ज़्यादातर ग्रामीण विद्यालयों में तो लड़कियों के लिए शौचालय ही नहीं है। स्वच्छ भारत का सपना शौचालयों की सुलभता से ही संभव है। तो देख सकते हैं यहाँ बताया गया है कि अगर गांव वाले एरिया में शौचालय अगर नहीं है तो घर में शौचालय ज़रूर ही बनवाना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं इन्होंने बताया है कि स्त्रियों को कितना परेशानी होता होगा कि उन्हें सूरज के निकलने से पहले और सूरज के ढलने के बाद ही उन्हें इस क्रिया के लिए जो है बाहर जाना पड़ता है, नहीं तो दिन के उजाले में वो नहीं जा सकती हैं। अगर उनका तबीयत खराब है वैसा तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हर एक इंसान को चाहिए है ना कि आप 2 पैसा बचा करके 2 रोटी कम खाएं, लेकिन घर में अपने शौचालय ज़रूर बनवा लें। इससे एक तो आपकी माँ बहन और बेटी की इज्जत बची रहती है, और दूसरा बात ये होता है कि आप स्वच्छ रहते हैं। बाहर जाएंगे फिर आप है ना, आप समझ ही सकते हैं सारा कुछ है ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगर हमारा देश स्वच्छ हुआ तो इससे ताजगी मिलेगी, स्वस्थ स्वास्थ्य मिलेगा, पर्यटन विकास होगा, आर्थिक मुनाफे होंगे, साथ ही साथ मेडिकल खर्चे में भी कमी आएगी। एक विद्वान के मतानुसार विकास की तरफ अग्रसर किसी देश के लिए स्वच्छता किसी स्वतंत्रता आंदोलन से कम नहीं है। स्वच्छता की संस्कृति स्वास्थ्य को कुशल रखेगी तथा प्रकृति के सौंदर्य के साथ ही जिंदगी के सौंदर्य को भी बढ़ाएगी, जो किसी भी देश का सबसे बड़ा पूंजी है। तो जिस देश का प्राकृतिक सौंदर्य मतलब कि अगर वातावरण सही है तो उनके ज़िंदगी का भी सौंदर्य अच्छा रहेगा, और यही जो है किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी है, ये इन्होंने बताया है। एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि सफाई के बाद जो कचरा निकलेगा उसका क्या होगा। इस कचरे के निस्तारण के लिए सुनियोजित तरीके से कचरा प्रबंधन देश के विकास में अपना अहम योगदान दे सकता है। इस कचरे की रिसाइकलिंग करके इसका इस्तेमाल खाद बनाने, ऊर्जा निर्माण आदि कार्य में किया जा सकता है। कचरा कोई फेंककर बर्बाद कर दी जाने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि यह एक संसाधन है। 90% कचरे की कीमती खाद में तब्दील किया जा सकता है तथा कचरा डालने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भूमि को भी उपजाऊ बनाया जा सकता है। नगर निगम तथा सरकार दोनों के द्वारा इस संबंध में जनता को जागरूक किए जाने की जरूरत है। गांधी जी बड़े बड़े नगरों और महानगरों के विरोधी इसलिए रहे क्योंकि ये विशाल मानव अधिवास गंदगी और प्रदूषण के केंद्र बन जाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो है लास्ट में इन्होंने यहाँ से निष्कर्ष गांधी जी के द्वारा गांधी जी का एक वाक्य लिखते हुए कहा है, ये इनका निष्कर्ष है, देख सकते हैं आप कि गांधी जी बड़े बड़े नगरों और महानगरों के विरोधी इसलिए रहे क्योंकि ये विशाल मानव अधिवास गंदगी और प्रदूषण के केंद्र बन जाते हैं। तो इसीलिए गांधी जो है बड़े बड़े नगरों के और महानगरों के विरोधी थे, क्योंकि बड़े बड़े नगरों में बड़ी बड़ी कारखानाएं खुलती है, फिर उससे गंदगी निकलती है और फिर सारा वातावरण जो है प्रदूषित हो जाता है, और फिर वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है, आवाज़, गाड़ी की प्रदूषण, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी प्रदूषणकारी संस्कृति में बाल मजदूर बने बच्चों का बीमार बचपन उन्हें अंधेरी मौत की कोठरी में डाल देता है। कुल मिलाकर गंदगी महज पर्यावरण प्रदूषण को ही जन्म नहीं देती है, बल्कि अन्य तमाम सामाजिक कुरीतियों जैसे कि बाल मजदूरी, महिलाओं के साथ होने वाले शोषण जैसी तमाम समस्याओं को भी जन्म देती है। जिंदगी की प्राथमिकताओं में साफ सफाई को अनिवार्य मूल बना लेने का समय आ गया है, और वह समय भी आ गया है कि स्वच्छता के कार्य को सम्मानित और गरिमामय माना जाए। देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत ही अच्छा तरीका से उन्होंने बताया है कि जो भी अगर स्वच्छता का काम कर रहे हैं उन्हें हमें हीन भावना से नहीं देखना चाहिए, उन्हें सम्मानित करना चाहिए, उन्हें सम्मान भरी नज़रों से कम देखना चाहिए, है ना, ताकि उनका मनोबल बना रहे और उन्हें हीन भावना से न देखा जाए, ताकि वो अपने काम को भी हीन न समझें।
हम खुद ही अपने घर गली मोहल्ले की सफाई कर दें, जिसके लिए हम सफाई कर्मचारी पर निर्भर होते हैं। जिस तरह से हम घर को गंदगी मुक्त दिखाना चाहते हैं, उसी तरह सड़क गली मोहल्लों सार्वजनिक वाहनों को भी स्वच्छ बनाने का संकल्प लें। अगर ऐसा हुआ तो वह दिन दूर नहीं है जब हम वास्तविक रूप से विकसित और स्वस्थ समाज में प्रवेश कर जाएंगे। तो देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे निष्कर्ष बहुत ही अच्छे तरीक़ा से लिखा है कि अगर हम जिस तरीक़ा से अपने घर की साफ़ सफाई रखते हैं, उसी तरीक़ा से अपने गली नली, अपने मोहल्ले, अपने सार्वजनिक वाहनों, सार्वजनिक स्थलों की अगर सफाई सब मिल के अगर करते हैं, तो उससे क्या होगा कि एक तो सफाई कर्मचारी पे ज़्यादा बोझ नहीं होगा, उन पे हम निर्भर नहीं रहेंगे और ये हमारा ही काम है। क्योंकि अगर हमारा वातावरण सही रहेगा तब हम भी सही रहेंगे, हमारा भी स्वास्थ्य सही रहेगा, जिससे कहीं ना कहीं हमें ही बेनिफिट होने वाला है। तो ये इन्होंने सुझाव देते हुए ये अपना निष्कर्ष इसमें लिखा है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को ये निबंध का सीरीज अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले निबंध में। तब तक के लिए धन्यवाद।